हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। हम अपनी ग्राम पॉजिटिव कोकाई की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर हमने इसके वायरुलेंस फैक्टर्स को कवर किया था। तो आज की क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे? आज की क्लास में हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की पैथोजेनेसिस, इसकी एपिडीमियोलॉजी, और इसके क्लिनिकल फीचर, इसके डिजीज़ के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इनको स्टडी करेंगे आज की क्लास में हम। तो जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो वही वाली है, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय अपूर्वा शास्त्री, 4th एडिशन। So without any further delay, let's begin with pathogenesis. Pathogenesis of Staphylococcus aureus. तो इसकी पैथोजेनेसिस को हम 5 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। अब जो 5 स्टेप्स हैं इसकी पैथोजेनेसिस के, वो क्या क्या हैं? कॉलोनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू होस्ट टिश्यू। ये आपको याद नहीं करने, ये अपन इनको समझेंगे तो एक एक करके हमें अपने आप लॉजिकली समझ आ जाएगा कि ये कैसे 5 स्टेप्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप था कॉलोनाइजेशन, सेकंड स्टेप था इंट्रोडक्शन टू होस्ट टिश्यू, थर्ड स्टेप इन्वेजन, फोर्थ स्टेप इवेजन फ्रॉम इम्यून सिस्टम, एंड लास्टली 5वां स्टेप इसका मेटास्टैटिक स्प्रेड। तो एक एक करके हम इन 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन के बारे में हमारी बुक में सिंपली दे रखा है कि जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के कुछ सर्फेसिस को ऑलरेडी कॉलोनाइज करके बैठा रहता है। तो ये कौन कौन से सर्फेसिस मेंशन किए हमारी बुक में? वो है नापो, NAPO। इनसे याद रखें एंटीरियर नेट्स, ए से आप याद रखिए एक्जिला, पी से याद रखिए पेरिनियल स्किन, ओ से याद रखें ऑरोफेरिंक्स। तो हमारी बॉडी के इन सर्फेसेस को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ऑलरेडी कॉलोनाइज करके रखता है, और वो वेट करता है चांस का कि हमारी इन एरियाज़ के अंदर कोई भी या तो ट्रॉमा हो जाए, कोई किसी भी रीज़न से जो स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर है वो ब्रीच हो जाए, तो वो होस्ट के टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ये चुपचाप सर्फेसिस के ऊपर कॉलोनाइज करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जैसे ये यहाँ पे स्किन का बैरियर ब्रीच हुआ, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा होस्ट के टिश्यूज़ में। तो अब हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करते हैं। कॉलोनाइजेशन में आपको बस ये सिंपली याद रखना है कि ये इन सर्फेसिस पे बैठा होता है। सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू होस्ट टिश्यू। इंट्रोडक्शन टू होस्ट टिश्यूज़। अब होस्ट टिश्यूज़ में ये कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है? मान लीजिए कोई अब्रेजन हो गया। अब्रेजन मतलब एपिडर्मिस के अंदर का कट, माइनर अब्रेजन। कोई अब्रेजन की इंजरी हो गई, किसी इंस्ट्रूमेंट से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन कहा जिसको हमारी बुक में, जिसके लिए टर्म क्या दिया? इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब कोई प्रोसीजर कर रहे थे या कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट था वो स्टेराइल नहीं था, तो या फिर जो पेशेंट की बॉडी सरफेस जो कॉलोनाइज्ड है उसको क्लीन नहीं किया आपने प्रॉपर्ली इंसिजन वगैरह लगाने से पहले, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को एक्सेस मिल गया उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इन दोनों से क्या होता है, इन चीज़ों से क्या हो सकता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमारे टिश्यूज़ के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इनटू टिश्यूज़। हमारी बॉडी के अंदर ये ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये इंट्रोड्यूस होगा तो जैसे ही अंदर आएगा, इसका सबसे पहला थॉट होता है मेरे को सरफेस चाहिए एडेयर करने के लिए, ताकि मैं अपनी कॉलोनी को ग्रो कर सकूं। तो ये सरफेस एडेयर करने के लिए इसका सबसे पहला थॉट क्या होगा? अंदर आते ही इसका सबसे पहला थॉट होगा एडेजन। मुझे क्या करना है? मुझे एडेजन करना है।
इसको एडेजन करना है तो उसके लिए ये क्या यूज़ करता है, सेल सरफेस एडेजेंस, जो हमने इसके वायरुलेंस फैक्टर में डिस्कस करे थे, सेल सरफेस एडेजेंस। वो कौन कौन से थे, एक तो इसका था बाउंड कोएगुलेज, जिसको ही हम फाइब्रिनोजन बाइंडिंग एडेजन भी बोलते थे। एक और था इसका फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन। और कोलेजन बाइंडिंग एडेजन। तो ये जो सेल सरफेस एडेजेंस हैं ये किस में हेल्प कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट थॉट है अंदर आते ही, वो इसका फर्स्ट थॉट है कि मुझे सरफेस पे एडेयर करना है ताकि मैं कॉलोनी में ग्रो कर सकूं। तो इसके लिए कौन कौन से एडेजेंस काम में आ रहे हैं, इसका कोएगुलेज बाउंड कोएगुलेज काम में आ रहा है, फाइब्रिनोजन बाइंडिंग एडेजन भी बोलते हैं जिसको, फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन या कोलेजन बाइंडिंग एडेजन, इसके बारे में हमने देखा ही था, ये वही स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव देने वाला है। अच्छा, तो ये जैसे एडेयर कर जाएगा, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि मुझे अब करना है इन्वेड। तो ये हमने इंट्रोडक्शन टू होस्ट टिश्यू वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। अब हम देखेंगे इन्वेजन, थर्ड। इन्वेजन ये कैसे करेगा, ये भी इसमें भी वायरुलेंस फैक्टर यूज़ करेगा अपने। कौन से वायरुलेंस फैक्टर यूज़ करेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। अगर इसको इन्वेड करना है तो वहाँ पे जो ऑलरेडी सम चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, जो सेल्स हैं बीच में रास्ते में जो इसके खड़े हुए हैं, उनको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कैसे क्या करेगा, ये एंजाइम्स यूज़ करेगा, अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स का इस्तेमाल करेगा, जो हमने इसके वायरुलेंस फैक्टर्स में डिस्कस करे थे, CET में जो E था। अब वो कौन कौन से एंजाइम्स थे, तो उनको याद करने का भी हमने तरीका बनाया था, बाहर से अंदर चलेंगे। तो बाहर से अंदर हम कैसे जाएंगे, सबसे बाहर क्या था, हाइलुरोनिक एसिड जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में थी। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम है इसके पास, हाइलुरोनिडेज। फिर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए इसके पास क्या था, लाइपेज। अच्छा, लाइपेज के बारे में एक और पॉइंट लिखा है हमारी बुक में, जिसमें मेंशन किया है कि लाइपेज अलाउज स्टेफ ऑरियस, लाइपेज स्टेफ ऑरियस को अलाउ करता है टू थ्राइव इन लिपिड रिच एरियाज, लिपिड रिच एरियाज लाइक हेयर फॉलिकल्स। मतलब जहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी में लिपिड काफ़ी अच्छी अबंडेंट क्वांटिटी में है, उधर ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को कौन हेल्प कर रहा है थ्राइव करने में, वो है हमारा लाइपेज एंजाइम। जैसे कि एक एग्जांपल कहाँ है इस जगह का, हेयर फॉलिकल, तो ये क्या करेगा, फॉलिकुलाइटिस करेगा। और अंदर हम जाएंगे तो हमें सेल के अंदर ही चलेगा, सेल के अंदर हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन एंड DNA। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या है, प्रोटीएज। DNA को तोड़ने के लिए हम इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम था, हमने क्या डिस्कस किया था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो स्पेसिफिक है स्टेफाइलोकोकाई के अमंग, जो कैरी करता है ये थर्मोन्यूक्लियस। दूसरे और किसी स्टेफाइलोकोकाई के पास थर्मोन्यूक्लियस और DNAs नहीं होता, ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के पास होता है। और हमने ये इसके पास भी ये क्यों है, ये किसके लिए था, ये इसको न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप से प्रोटेक्ट कर रहा था। ये न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप्स के डिस्ट्रक्शन में इसकी हेल्प कर रहा था। तो इन्वेजन के भी हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, हमारा इन्वेजन वाला टॉपिक भी कवर हो गया है पैथोजेनेसिस में। अब हम देखेंगे इवेजन फ्रॉम इम्यून सिस्टम। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इवेजन फ्रॉम इम्यून सिस्टम। अच्छा, इम्यून सिस्टम में हमारे क्या होता है, हमारे होते हैं WBC। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने सोचा कि ये WBC मेरे को मार देंगे आके, तो ये उससे कैसे बचेगा, ये उनसे कैसे बचेगा, इसने सोचा या तो उनको आने मत दो, वो आ भी गए तो उनको खाने मत दो, और वो खा भी गए तो छुप जाओ। तो इसने कैसे याद किया, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, WBC को आने मत दो, यानी कीमोटैक्सिस को, स्टॉप कीमोटैक्सिस। WBC आ गया तो उसको खाने मत दो, स्टॉप फेगोसाइटोसिस। अगर वो खा भी गया तो छुप जाओ,
हाइड इंट्रासेल्यूलर, मतलब क्या, मतलब ये जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर ही छुप रहा है। और कौन से सेल में छुप रहा है? एंडोथीलियम। तो ये क्या है, ये इसका लॉजिक है सोचने का कि मेरे को अगर इम्यून सिस्टम से बचना है तो मैं कैसे बचूंगा। तो स्टॉप कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस को कैसे रोकता है ये यूज़ करता है चिप्स। चिप्स, अभी चिप्स क्या चीज़ है? चिप्स स्टैंड्स फॉर कीमोटैक्सिस इनिबिटरी, कीमोटैक्सिस इनिबिटरी पेप्टाइड ऑफ स्टैफ ऑरियस। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये चिप्स क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे जो, अब हम एक बार थोड़ा सा कीमोटैक्सिस का शॉर्ट में मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा समझ आए कि ये चिप्स करते क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए ये न्यूट्रोफिल है, ये आपका न्यूट्रोफिल है। इस न्यूट्रोफिल के ऊपर क्या होते हैं? इसके न्यूट्रोफिल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, एक रिसेप्टर किसके लिए है? C5a के लिए। हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक प्रोटीन होता है C5a। ये C5a कीमोटैक्सिस को प्रमोट करता है। और एक और रिसेप्टर है FMP रिसेप्टर। FMP स्टैंड्स फॉर फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन पेप्टाइड। फॉर्माइलेटेड फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन पेप्टाइड। अभी FMP क्या होती है? फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन पेप्टाइड का क्या चक्कर है? बेसिकली जो बैक्टीरिया के प्रोटीन होते हैं और हमारे प्रोटीन होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है। आपको पता ही है कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमें उनकी सारी चेन्स जो होती हैं वो किससे चालू होती है? मैथ्योनिन से। ये मैथ्योनिन हो गया, फिर बाकी के आगे की अमाइनो एसिड की चेन है बहुत सारी। ये मान लीजिए बैक्टीरिया का प्रोटीन है और ये हमारा प्रोटीन है ह्यूमन। ये ह्यूमंस का प्रोटीन है दोनों। ये बैक्टीरिया का प्रोटीन मान लीजिए और ये ह्यूमन का प्रोटीन मान लीजिए। हमको पता है कि दोनों प्रोटीन्स की जो चेन चालू होती है वो किससे चालू होती है? मैथ्योनिन से। ये कौन सी अमाइनो एसिड है? शेडेड मैथ्योनिन है ये। लेकिन जो बैक्टीरिया की होती है वो किससे चालू होती है? फॉर्माइल मैथ्योनिन। बैक्टीरिया की प्रोटीन की चेन फॉर्माइल मैथ्योनिन से चालू होती है, जबकि हमारी सिर्फ नॉर्मल मैथ्योनिन से चालू होती है। तो जो न्यूट्रोफिल है उसको ये बात पता चल गई, उसको समझ में आ गया कि कोई भी प्रोटीन जो फॉर्माइल मैथ्योनिन से चालू हो रहा है वो इंसान का है नहीं, वो बैक्टीरिया का है। फॉर्माइल मैथ्योनिन से चालू होने वाले जो भी प्रोटीन्स है वो बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो इसने अपने ऊपर रिसेप्टर बना लिया फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन पेप्टाइड रिसेप्टर। ये क्या करते हैं? ये ऐसे ही जो मैथ्योनिन है, फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन है, कोई भी पेप्टाइड जिसके अंदर फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन है मैथ्योनिन की जगह, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है ये रिसेप्टर, और ये न्यूट्रोफिल को गाइड करता है कि बैक्टीरिया कहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया ट्रेल छोड़ के जाएगा ऐसे बैक्टीरियल पेप्टाइड की, जिसको हम बोलते हैं फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन पेप्टाइड। ये मैथ्योनिन क्या है? फॉर्माइलेटेड है और ये पेप्टाइड है। तो इनके बेसिस पे कीमोटैक्सिस ये न्यूट्रोफिल करता है। ये एक तो C5a एंड FMP रिसेप्टर, FMP रिसेप्टर और C5a रिसेप्टर। अब ये जो चिप्स होते हैं, ये चिप्स क्या करते हैं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्मार्ट है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को पता है कि न्यूट्रोफिल के पास क्या है? न्यूट्रोफिल के पास है ये दोनों रिसेप्टर, C5a का रिसेप्टर और FMP का रिसेप्टर। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने सोचा अगर इसको मैं ब्लॉक नहीं करूँगा, मैं एक ऐसा प्रोटीन बना लेता हूँ जिसको नाम देते हैं चिप्स। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने क्या बना लिया? चिप्स। उसने चिप्स बना लिया और चिप्स क्या करता है? चिप्स जाके C5a को ब्लॉक कर देगा, चिप्स जाके C5a को ब्लॉक कर देगा और चिप्स जाके FMP को ब्लॉक कर देगा, यहाँ जाके बैठ जाएगा। तो ये दोनों रिसेप्टर फ्री नहीं रहेंगे डिटेक्शन के लिए, ये रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस तक आ ही नहीं पाएगा। न्यूट्रोफिल को पता ही नहीं चलेगा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कहाँ छुपा हुआ है, वो कीमोटैक्सिस कर ही नहीं पाएगा यहाँ तक आने के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट मेथड क्या है? स्टॉप कीमोटैक्सिस यूजिंग चिप्स। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, स्टॉप फेगोसाइटोसिस। ये हमने देख ही रखा है, ये जब हम इसके वायरुलेंस फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, स्पेसिफिकली जो हम सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने मेमोनिक देखा था माइक्रो सेल PPT। तो माइक्रो से हमने क्या याद किया था? माइक्रो कैप्सूल।
और एक पीस हमने क्या याद किया था, एक पीस हमने क्या याद रखा था, प्रोटीन ए, प्रोटीन ए। तो इसकी माइक्रो कैप्सूल जो होती है और इसका जो प्रोटीन ए होता है, ये क्या करते हैं, एंटीफेगोसाइटोसिस होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस को ये रोकते हैं। वो कैसे रोक रहे थे, ऑप्सोनाइजेशन को रोक देते हैं, प्रिवेंट ऑप्सोनाइजेशन। इसका भी हमने मैकेनिज्म देखा था। प्रोटीन ए क्या करता है, प्रोटीन ए एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड कर लेता है। प्रोटीन ए अगर एफसी रीजन से बाइंड कर जाएगा तो नॉर्मल तरीके से ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया का। जब न्यूट्रोफिल के ऊपर एफसी रिसेप्टर होगा, वो इस एंटीबॉडी के एफसी रिसेप्टर को बाइंड करके बैक्टीरिया को पकड़ नहीं पाएगा। तो हमने प्रोटीन ए का देखा था मैकेनिज्म। उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी, प्रोटीन ए बी सेल सुपर एंटीजन भी होता है, वो नेसेसरी डिटेल नहीं है पर यहाँ पे। और जो माइक्रो कैप्सूल होती है उसका भी सेम मैकेनिज्म है। माइक्रो कैप्सूल ऑल्सो स्टॉप्स ऑप्सोनाइजेशन। माइक्रो कैप्सूल प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया की सरफेस को एंटीबॉडी से कोट नहीं होने देती। वो कोट नहीं होगी तो एंटीबॉडी मार्क नहीं कर पाएगी बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्शन के लिए। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया छुप जाएगा एनवायरनमेंट में। बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस not detected for phagocytosis। उसमें कौन से थे, माइक्रो कैप्सूल और प्रोटीन ए। अच्छा, ये जो तीसरा है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व है फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन, फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन। ये जो हमने सेल सरफेस एडेजन डिस्कस किए थे उसमें से जो फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन था वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। बेसिकली क्या होता है, हमारा नॉर्मली क्या होता है, एंडोथीलियल सेल है ये, मान लीजिए ये आपका एंडोथीलियल सेल है, ये ब्लड वेसल का एंडोथीलियल सेल है। अब क्या होता है, इसके ऊपर सरफेस पे होते हैं कुछ चीज़ें जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रिन्स। ये इंटीग्रिन्स किससे बाइंड करते हैं, ये फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड करके रखते हैं इस एंडोथीलियल सेल को। ये इंटीग्रिन्स प्रोटीन जो होते हैं ये क्या है, इंटीग्रिन्स, इंटीग्रिन्स। और ये क्या है आपका, फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, ये आपका फाइब्रोनेक्टिन है। तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसने क्या देखा, उसने देखा कि इसके ऊपर ये है, ये फाइब्रोनेक्टिन बेसिकली इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से बाइंड करके पकड़ के रखता है जगह पे। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने कहा कि मैं भी फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड करने वाला एक प्रोटीन बनाऊंगा जिसको हम बोलेंगे फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन, FBA फॉर शॉर्ट। इसको अपन क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट में FBA लिख रहे हैं, FBS फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन। तो इसने क्या बनाया, इसने भी फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन बनाया। तो ये भी फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन बनाने लग गया स्टैफ ऑरियस भी हमारा। तो इसने क्या किया, ये यहाँ जाके चिपक गया, इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया। तो ये जो एंडोथीलियल सेल है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर्स और रिस्पॉन्स, जिसमें ये एंडोथीलियल सेल इसको एनगल्फ करके बैठ जाता है स्टैफ ऑरियस को अपने अंदर। ये एंडोथीलियल सेल है हमारा, इसने क्या किया, इसने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को एनगल्फ कर लिया। ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है अब ये यहाँ सेफली बैठा रहेगा, ये एंडोथीलियल सेल के अंदर सेफली बैठा रहेगा। इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा डिस्ट्रक्शन करने के लिए इसका। तो ये इम्यून सिस्टम से कैसे बच गया, ये इंट्रासेल्यूलर हो गया, ये एंडोथीलियल सेल जो होता है हमारा उसके अंदर छुप गया जा करके, उसके अंदर ये छुप गया। तो ये इम्यून सिस्टम से अब सेफ है। अच्छा, अब ये जो करता है ये तब करता है, ये करने से के लिए ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स। ये जो सारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होते हैं वो ये नहीं करते। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पहले तो क्या बनाता है, स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स बनाता है। वो स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स अपने ऊपर फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेजन एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इन एंडोथीलियल सेल्स से एडेयर हो पाते हैं। ये इनके ऊपर एडेयर हो जाएंगे जा करके, तो ये इनके अंदर एनगल्फ हो जाता है और ये सेफली छुप के बैठा रहता है, स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट। ये क्या है, ये स्टैफ ऑरियस का क्या है, स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट है। ये यहाँ सेफली छुप के बैठा हुआ है, ये यहाँ सेफली छुप के बैठा हुआ है। इसका जो इसमें अंदर हम क्या देखेंगे, इसका मेटाबॉलिज्म कम होता है, इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ये स्लो मेटाबॉलिज्म वाला हो जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो क्या होता है, इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स क्या होती है, फास्ट डिवाइडिंग बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करती है बेटर, इसके ऊपर वो एक्ट नहीं कर पाएंगी। तो दैट कवर्स आर पैथोजेनेसिस। एक बार हम बुक्स, अच्छा एक और चीज़ बची है, मेटास्टैटिक स्प्रेड। मेटास्टैटिक स्प्रेड,
इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें बस इतना सही दे रखा है कि जो ब्लड है हमारा हीमेटोजीनस रूट, हीमेटोजीनस रूट से ये स्प्रेड हो जाता है अलग अलग साइट्स पे, जैसे कि ये बोन्स में पहुंच जाएगा तो वहाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज कर देगा एक्सेट्रा। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा मेटास्टैटिक स्प्रेड। इसके साथ हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ स्टैफ ऑरियस कवर हो जाती है। अब हम एक बार बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हमको श्योर हो जाए कि हमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया। स्टार्टिंग विद पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। Colonization. Staphylococcus aureus colonizes on various body surfaces such as anterior nares, oropharynx, axilla and perineal skin. ये वही है जो हमारा मेमोनिक था, नापो, NAPO। एंटीरियर नेर्स, एन से एंटीरियर नेर्स, ए से एक्जिला, पी से पेरिनियल स्किन, ओ से ओरोफेरिंग्स। इंट्रोडक्शन टू द टिश्यू। ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ माइनर अब्रेजन्स। कोई माइनर अब्रेजन हो गई या कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंजरी हो गई। देन दे एडेयर टू द टिश्यूज। इसका सबसे पहला थॉट क्या था, मेरे को एडेयर करना है सरफेस पे। देन दे एडेयर टू द टिश्यू सरफेसेस which is mediated by various adhesins. Example clumping factor and collagen binding adhesion. तो ये भी हमने देख लिया था, clumping factor, collagen binding adhesion, और एक और इसका fibronectin binding adhesion. Invasion. Staphylococcus aureus can invade into tissues by elaborating enzymes such as serine proteases. तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम है वो कौन से प्रोटीएजेज है, वो सीरीन प्रोटीएजेज। सीरीन प्रोटीएज का मतलब होता है वो अपनी एक्टिव साइट पे सीरीन रेजिड्यूज को रखते हैं, मतलब उनकी एक्टिव साइट जो होती है प्रोटीन की वो क्या कैरी करती है, वो सीरीन रखती है अपने अंदर, जिससे वो क्लीव करते हैं। हाइलुरोनिडेजेस, थर्मोन्यूक्लियेजेस, लाइपेजेस, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कौन कौन से एंजाइम्स हैं। दीज एंजाइम्स फैसिलिटेट बैक्टीरियल सर्वाइवल एंड लोकल स्प्रेड अक्रॉस टिश्यू सर्फेसेस। इन एंजाइम्स की वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाता है और स्प्रेड कर पाता है टिश्यूज़ के थ्रू। एग्जाम्पल लाइपेजेस हेल्प सर्वाइव इन लिपिड रिच एरियाज, ये भी हमने देख लिया था, लाइक हेयर फॉलिकल्स। तो हमने लाइपेज के अंदर भी पॉइंट डिस्कस कर लिया था ये वाला। Evasion of host defense mechanisms. Staphylococcus aureus exhibits various immune evasion mechanisms such as एंटीफेगोसाइटिक एक्टिविटी। ये किससे मीडिएटेड थी, माइक्रोकैप्सूल और प्रोटीन ए की वजह से थी। मीडिएटेड बाय माइक्रोकैप्सूल एंड प्रोटीन ए। इनिबिशन ऑफ ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। कीमोटैक्सिस। हमने बेसिकली ये 3 स्टेप्स में देखा था ना, WBC को आने मत दो, WBC आ जाए तो उसको खाने मत दो। आने मत दो मतलब कीमोटैक्सिस को रोक दो, खाने मत दो मतलब फेगोसाइटोसिस को रोक दो, एंटीफेगोसाइटिक हो जाओ, और अगर वो खाने भी लग जाए तो भी छुप जाओ। इंट्रासेल्यूलर सर्वाइवल इनसाइड एंडोथीलियल सेल्स, ये हमने ज़्यादा डिटेल में देख ही लिया जो बुक में दिया है उससे भी। बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स। स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स क्या है, बेसिकली जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो सारे इंट्रासेल्यूलर वो सारे नहीं छुपते हैं। इंट्रासेल्यूलर कौन से वाले छुपते हैं, इसके स्मॉल कॉलोनी वेरिएंट्स ही छुपते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जो एंटीबायोटिक से ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो वो इजीली एंटीबायोटिक्स से बच जाते हैं। मेटास्टैटिक स्प्रेड। फाइनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्प्रेड्स टू वेरियस डिस्टेंट साइट्स बाय हीमेटोजीनियस स्प्रेड। अच्छा, इसके साथ हमारा पैथोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारी बुक में क्या लिखा है। हमारी बुक में लिखा है कि 20 to 40% हेल्दी लोग, 20% to 40% ऑफ हेल्दी पीपल आर कैरियर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। 20 to 40% जो हेल्दी लोग होते हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को कैरियर्स की तरह कैरी करते हैं। अच्छा, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है इट हैज़ कॉलोनाइज्ड, हमारी बॉडी सरफेसेस को कॉलोनाइज करके रखता है। कॉलोनाइजेस बॉडी सरफेसेस, लाइक जो हमने मेमोनिक बनाया था पहले ही, नापो, उसमें 2 और ऐड कर दीजिए, वो हम अभी देखते हैं कौन से, नापो और अब्रेडेड स्किन एंड वेजाइना। नापो में एन से था एंटीरियर नेर्स, ए से था एक्जिला, पी से था पेरिनियल स्किन एंड ओ से था ओरोफेरिंक्स। तो कौन कौन से सरफेसेस को कॉलोनाइज करके रखता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस?
एंटीरियर नेयर्स, एक्जिला, पेरिनियल स्किन, ओरोफेरिंक्स, अब्रेडेड स्किन एंड वेजाइना। अब्रेडेड स्किन एंड वेजाइना 2 एक्स्ट्रा हमारी बुक में दे रखे हैं। आप मेन तो नापो से याद रख लीजिए और इन दोनों को भी याद रख लीजिए। अच्छा, अब्रेडेड स्किन का क्या मतलब है? अब्रेजन उस अब्रेजन का मीनिंग होता है कोई वुंड जो कि एपिडर्मिस से ज़्यादा डीप नहीं हो, यानी वो स्ट्रेटम बेसालिस से ज़्यादा डीप नहीं जाए। तो जो अब्रेडेड स्किन होती है वहाँ से एपिडर्मिस हटी हुई होती है, डर्मिस एक्सपोज होती है, उसको अब्रेडेड स्किन बोलते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से ग्रुप्स एट रिस्क। ग्रुप्स विच शो हायर रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन। मतलब किन किन ग्रुप्स के अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का कॉलोनाइजेशन ज़्यादा दिखता है, तो उनको भी आप याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोनिक हिज हाई, अगर आपको याद रखने हो तो। हिज हाई। एच से याद रखिए HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, HIV पेशेंट्स। आई से याद रखिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स। एस से याद रखिए स्किन डैमेज के पेशेंट्स, स्किन डैमेज पेशेंट्स। दूसरे एच से आप याद रखिए हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स, हीमोडायलिसिस, पेशेंट्स ऑन हीमोडायलिसिस। दूसरे आई से आप याद रखिए इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, इंजेक्शन या IV ड्रग यूजर्स। तो हमारा सिंपल मेमोनिक है जिससे आप ये भी याद रख सकते हैं कौन कौन से ग्रुप्स हायर रिस्क में हैं। HIV पेशेंट्स क्यों हायर रिस्क में है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो कॉलोनाइज करना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए ईजी रहेगा। उसके अलावा जो उनके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं वो भी स्किन बैरियर को डैमेज करते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए इन्वेड कर पाना ईजी होता है। आई से आप याद रखिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स जो है वो भी इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो बार बार उनका भी स्किन बैरियर ब्रीच होता है, तो वो भी एट रिस्क हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन से। स्किन डैमेज के पेशेंट्स क्योंकि स्किन ही प्रोटेक्ट कर रही है मेनली, उसका जो स्किन का बैरियर ब्रीच हो जाएगा अगर, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को इजी एंट्री मिल जाएगी। एच से हीमोडायलिसिस पेशेंट, हीमोडायलिसिस के अंदर भी हम सेंट्रल IV का एक्सेस हमें चाहिए होता है पेशेंट के लिए, ताकि हम उसके ब्लड को रिमूव कर सकें, उसको क्लीन करके वापस उसमें डाल सकें हीमोडायलिसिस में। आई से याद रखिए इंजेक्शन IV ड्रग यूजर्स, इनका भी सेम लॉजिक है, स्किन का बैरियर बार बार ब्रीच हो रहा है। बेसिकली इन सारे केसेस में स्किन का बैरियर बार बार ब्रीच हो रहा है, और HIV के पेशेंट्स के केस में स्किन जो उनका इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए उनका रिस्क हायर है। तो इसमें 3 पॉइंट्स और दे रखे हैं। एक तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का लीडिंग कॉज है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही है, तो हमारी बुक में एक और पॉइंट दिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द लीडिंग कॉज, लीडिंग कॉज, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द लीडिंग कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस HAI। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, यानी जो हॉस्पिटल वर्कर्स होते हैं HCW, हेल्थ केयर वर्कर्स आर पोटेंशियल कैरियर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और लास्टली पेशेंट को ये स्प्रेड कैसे कैसे हो सकते हैं, हाउ पेशेंट्स एक्वायर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये 3 तरीके से हो सकते हैं। HCW से, हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स पोटेंशियल कैरियर्स होते हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स से पेशेंट्स को आ सकते हैं। उसके अलावा अदर पेशेंट्स, और लास्टली पेशेंट्स ओन एंडोजीनस फ्लोरा। हमने क्या देखा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नॉर्मल एंडोजीनस फ्लोरा का पार्ट है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि नापो, एब्रेडेड स्किन एंड वेजाइना, एंटीरियर नेयर्स, एक्जिला, पेरिनियल स्किन, ओरोफेरिंक्स, एब्रेडेड स्किन, वेजाइना। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नेचुरली कॉलोनाइज करके रखता है, तो पेशेंट का जो खुद का एंडोजीनस फ्लोरा है, पेशेंट्स ओन एंडोजीनस फ्लोरा, ये एरियाज अगर वहाँ पे ब्रीच हो जाए स्किन का बैरियर किसी भी रीज़न से, तो उससे भी हमारे पेशेंट को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दिस कवर्स द एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हम एक बार बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हम देख लें हमने कुछ मिस तो नहीं किया। एपिडेमियोलॉजी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा
About 20 to 40% of healthy population are carriers of Staphylococcus aureus, colonizing the organism persistently or transiently. 20 to 40% लोग healthy जो होते हैं वो Staphylococcus aureus के carriers होते हैं. Most common site of colonization are anterior nares, oropharynx, followed by abraded skin, vagina, axilla and perineum. वही हमारा नापो abraded skin and vagina वाला मेमोनिक. These colonization sites serve as a reservoir for future infections. इन एरियाज के अंदर अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई भी बर्न इन्फेक्शन हो जाए, बर्न वूंड हो जाए, सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन हो जाए, तो यहाँ से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इजीली इन्वेड कर सकता है. द रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन इज हायर अमंग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स, क्योंकि उनके बार बार वो IV इंसुलिन लेते हैं इंजेक्शन से. सबक्यूटेनियस इंसुलिन लेते हैं. HIV infected patients undergoing hemodialysis, injection drug users, and individuals with skin damage. Overall, Staphylococcus aureus is a leading cause of healthcare-associated infections in hospitals. The healthcare professionals are the potential carriers of Staphylococcus aureus. ये भी हमने देखा था. Hospital strains are often multi-drug resistant, spread to patients either from hospital staff, other patients, or environment, और also from patients on endogenous flora. तो हमने Staphylococcus aureus की एपिडेमियोलॉजी को भी कवर कर लिया.